ओके बच्चों, सो लेट मी स्टार्ट फर्दर। बेटे हम नन्स इक्वेशन पढ़े हैं और नन्स इक्वेशन की पहली 3 एप्लीकेशंस आपको मैंने करवाई थी। एक तो मैंने बेटा आपको करवाई नन्स इक्वेशन पे पहली एप्लीकेशन, जिसको हमने क्या बोला था बेटा, फर्स्ट एप्लीकेशन करवाई थी। अगर आपको हाफ सेल है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है या फिर ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। दूसरी एप्लीकेशन बेटे मैंने आपको करवाई थी बेस्ड ऑन पीएच कैसे निकालते हैं। तीसरी एप्लीकेशन बेटे मैंने आपको करवाई कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। आई होप सो तीनों एप्लीकेशंस आपको पता चल गई होंगी। अब चलते हैं आगे। एप्लीकेशन नंबर 4, ये भी बेटा इनडायरेक्टली इज एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू कैन से दिस नर्न्स इक्वेशन। हालांकि नर्न्स इक्वेशन और इसमें फर्क है, yet this is an application for the Nernst equation बेटे। ठीक है जी, देखो इसमें क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। कोई सेल जो है उससे अगर हमें ये पूछना जाए कि इसका मैक्सिमम वर्क कैसे निकालेंगे, हमें कोई सेल दिया है और इस सेल का हमें बोल दिया गया कि मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। तो बेटे हम कैसे करेंगे, मैक्सिमम वर्क डन कैसे निकालेंगे सेल का, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। सी अगर मैक्सिमम वर्क की बात करते हैं ना बेटा, तो हमें निकालना होता है, हमने +1 में पढ़ा है कि डेल्टा जी, ठीक, इज वर्क यूजफुल। ये +1 में तुम्हें बताया गया था कि जो डेल्टा जी होता है वही मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल होता है। ठीक, तो अगर मेरे को निकालना है वर्क तो ऑब्वियसली आई हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जी। और इसका रिलेशनशिप हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डेल्टा जी जो होता है हमारे पास, डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू -NFE डिग्री ऑफ सेल। बेटे ये इक्वेशन हमारे पास रहती है, जहां पे मेरे प्यारे बच्चों जो n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन, कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए। और बेटे जो F है फेरेडेस कांस्टेंट 96500 कूलम्स। ठीक है, ये फेरेडे हो गया। और वहीं पर हमारे पास E डिग्री ऑफ सेल जो है, इसको हमने बोला स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होगा। अब इस क्वेश्चन से जब भी कभी वर्क निकालना हो, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से निकालना है। और दूसरी बात, कभी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी निकालनी हो तब भी इसी से निकालना है। कुछ क्वेश्चन अपन इसके डिस्कस करते हैं बारी बारी से, ठीक है, ताकि आपको सारा क्लियर होता चला जाए कि कैसे इसको करना होता है और कैसे नहीं करना होता है। ठीक, तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो है वो आप क्या करने की करते हैं कोशिश, सबसे आसान वाला क्वेश्चन, ठीक, जिसमें सीधे 2+2 वाला काम हो, ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होगा। ठीक, तो सीधा सा एक रिएक्शन करते हैं। हमें बोला था ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, क्वेश्चन हमें दिया है द EMF of the following cell, the EMF of the following cell। ठीक, सेल दिया है आपके पास AG, giving us AgCl, आगे सॉल्ट ब्रिज। ठीक, आगे दिया है सॉल्ट ब्रिज की जगह यहां पे सॉल्यूशन दिया है KCl सॉल्यूशन है। ठीक है जी, KCl सॉल्यूशन के साथ, यानी दोनों का सॉल्यूशन कॉमन है, दोनों में एक ही तरह का सॉल्यूशन है। और दूसरा कैलोवल इलेक्ट्रोड है Hg2Cl2 2Hg। ठीक है, इसमें KCl इज वर्किंग एज कॉमन सॉल्यूशन इन बोथ। ठीक है जी, और इसका बोला है कि आपके पास E डिग्री ऑफ सेल, द EMF सेल इज 0.0455 volts। Calculate
कैलकुलेट फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज, हमें यहां से फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। ठीक, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम था ही नहीं, ये सीधे 2+2 वाला क्वेश्चन है। तो हमें यहां पे दिया गया है ई डिग्री। अब ई डिग्री जो दे दिया गया है, ई डिग्री ऑफ सेल, उसकी वैल्यू है 0.0455 वोल्ट्स, और हमें डेल्टा जी डिग्री पूछा है, तो डेल्टा जी डिग्री इज -NFE डिग्री ऑफ सेल। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा जी डिग्री जो हमारे पास आएगा, दैट विल बी -N की जहां तक बात करें, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है बेटे, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का चेंज 1 है, लेकिन जब इसको बैलेंस करेंगे, हालांकि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है, 1 है, बट क्योंकि 2 मरकरी हैं, तो नेट सेल को जब बैलेंस करोगे तो 2 मरकरी आएंगे, इसलिए N जो होगा यहाँ पे 2 होगा। N क्या होगा, 2 होगा। क्यों, हालांकि इलेक्ट्रॉन चेंज तो यहाँ 1 है, बट यहाँ पे 2 मरकरी, जब बैलेंस करोगे तो बेटा यहाँ पे 2 आएगा ना, तो 1 मरकरी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा तो 2 लेगा ना, इसलिए N2 होगा। और F की वैल्यू 96500 होगा, और ई डिग्री ऑफ सेल हमें दे दिया गया था 0.055 वोल्ट्स। तो ऐसे करके बेटे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, दिस इज डेल्टा जी डिग्री ऑफ द सेल। ये डेल्टा जी डिग्री ऑफ सेल है हमारे पास। ठीक है जी, इससे हम निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत है क्या? जल्दी जल्दी बोलना बेटा, क्योंकि बहुत लंबा काम है मेरा। ओके, वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का हमसे बोला है, ये क्वेश्चन पेपर में आया, ठीक, आधे बच्चों ने छोड़ दिया, ठीक, आधे बच्चों ने छोड़ दिया। अब क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन था कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन बाय पेंटेन फ्यूल सेल, calculate maximum work done by pentane fuel cell having, calculate maximum work done by pentane fuel cell having E degree, ठीक, या cell potential, having cell potential of 1.19 volts। अब पहली बात तो लोगों को ये नहीं पता था इसमें कि सेल का मैक्सिमम वर्क कैसे निकालते हैं। अब हम लोगों को सर ने बता दिया कि मैक्सिमम वर्क में हम सिर्फ डेल्टा जी निकालते हैं, और डेल्टा जी जो निकालते हैं वो -NFE डिग्री ऑफ सेल से निकालते हैं, हमें ये पता चल गया। अब ई डिग्री तो गिवन है। अब दूसरा, बच्चों को ये नहीं पता था पेंटेन फ्यूल सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या होता होगा। देखो बेटे, पेंटेन फ्यूल सेल या कोई भी फ्यूल सेल होता है बेटा, उसमें एक फ्यूल होता है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया जाता है, या कोई ऑक्सीडाइजर की प्रेजेंस में जला दिया जाता है। तो यहां जो फ्यूल है वो पेंटेन है, पेंटेन होता है C5H12, ओके जी, C5H12, और इसको जलाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड दिस इज द सेल वर्किंग। अब इसको बैलेंस करेंगे, ऑब्वियसली यहां C5 है तो यहां 5 लगाना होगा, पहली बात, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपका 12 है, ठीक, तो ऑब्वियसली यहां मेरे को 6 लगाना होगा, दूसरी बात। अब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तीसरी बात, तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो चलो कई बच्चों ने करा करके पेंटेन फ्यूल सेल भी बना लिया होगा। अब उनको ये प्रॉब्लम है कि N कैसे निकालें। चलो ये तो दिया हुआ है, E डिग्री इज गिवन दिस, F की वैल्यू पता है, अब बात है कि N कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट N इन दिस रिएक्शन। ठीक है जी, अब N कैसे निकाले, ये प्रॉब्लम पड़ गई। अब N यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन, कैसे देखें, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। तो इसका एक आसान तरीका बता रहा हूं, वेरी इजी बात।
हमें पता है एलिमेंटल स्टेट में यहाँ ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की 0 है, और प्रोडक्ट साइड ये बेटे -2 है, जहां पे भी -2 है। तो यानी एक एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। वन ऑक्सीजन टुक 2 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर इन ऑल? एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। यहां कितने ऑक्सीजन है? 8 इंटू 2 16, यानी देयर आर 16 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन 2 लेता है तो 16 ऑक्सीजन कितने लेंगे? 32। तो n कम्स आउट टू बी 32। n कितना आ जाएगा? 32। तो बेटे पहले तो किसी को n निकालना नहीं आया, ठीक। अगर किसी ने निकाल लिया तो उसको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं हुआ कि क्या इतने n हो सकता है, ठीक, क्योंकि आज तक तो उन्होंने 1 2 4 n ही भरा था। तो 32 एकदम से आ गया तो मुश्किल हो गई, इसलिए भी लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया। पर तुम नहीं छोड़ोगे, तुम कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी डेल्टा जी जो हो गया वो -32 इंटू एफ की वैल्यू 96500 इंटू 1.19 वोल्ट हो गया। यहां से हमने डेल्टा जी निकाल लिया, विच इज मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्विकली बोलना यस, नहीं आया तो बोलना जोर से नो। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, गुड जी, बहुत अच्छी बात है। एंजल आपको रिपीट करना है। देखो बेटी, देखो बेटे, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि पेंटेन फ्यूल सेल है। तो बेटा पेंटेन फ्यूल सेल में हमें पेंटेन को जलाना है विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। इसका मैक्सिमम वर्क डन निकालना है। मैक्सिमम वर्क डन डेल्टा जी डिग्री होगा। डेल्टा जी डिग्री माइनस NF ई डिग्री ऑफ सेल होगा। ई डिग्री हमें दे रखा है। और जहां तक रही बेटा n की बात, तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन है। वो कैसे देखना है? ऑक्सीजन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 एलिमेंटल स्टेट में, और यहाँ कितनी है? -2। तो एक ऑक्सीजन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? यहाँ पर एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। यहाँ पे 8 इंटू 2 कितने हैं? 16 ऑक्सीजन। तो एक ने 2 लिए तो 16 ऑक्सीजन ने कितने लिए होंगे? 32। तो n जो है वो 32 हो गया। बाकी वैल्यू पुट की। बोलो बेटा एंजल, सोनम, समझ में आया कि नहीं? यस और नो जल्दी। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखिएगा बेटा, इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ नन सीक्वेंस, ठीक। इसके ऊपर बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो अभी क्वेश्चन देखिएगा, प्लीज सी द क्वेश्चन। आपको कहा कैलकुलेट डेल्टा जी डिग्री एंड डेल्टा एस डिग्री। Calculate delta G degree and delta S degree for the fuel cell of hydrogen. For hydrogen fuel cell. He calculate delta G degree and delta S degree for hydrogen fuel cell. If given is delta H of formation of water. Delta H of formation of water is equal to -285.8 किलोजूल पर मोल। एक मोल ही होती फॉर्मेशन में हमेशा, ठीक। पहला क्वेश्चन ये है इसी में, और दूसरा बोला है ऑल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ सेल। हमें सेल की एफिशिएंसी भी निकालनी है, डेल्टा जी डिग्री भी निकालना है, ठीक, और डेल्टा एस डिग्री भी निकालना है। देखो बेटे, सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे सेल चाहिए होगा तो हमें पहले देखना है कि हमें कौन सा सेल दिया है। हमें दिया हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसका मतलब क्या है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का? हाइड्रोजन फ्यूल सेल का मतलब है कि हाइड्रोजन जो होगी
उसको आप रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ और उसको बना देंगे वाटर। ये बैलेंस हो गया है, तो हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिविंग अस H2O। ये आपका फ्यूल सेल का रिएक्शन होगा, दिस इज द रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल। और मजे की बात, यही फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। अगर इसका मैं डेल्टा H देखूं, इसका डेल्टा H मेरे को दे रखा है -285.8 किलो जूल्स। ठीक है मेरे दोस्तों। अब सबसे पहली बात हमें यहां निकालना होगा डेल्टा जी। अब डेल्टा जी हम कैसे निकालेंगे? जी डेल्टा जी -NFE डिग्री ऑफ सेल। जी ई डिग्री ऑफ सेल हमें यहां पे नहीं दिया हुआ है, ठीक। और हमारे को यहां पर ये भी ई डिग्री ऑफ सेल नहीं दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है, देना चाहिए था। हमें यहाँ पे ये बोला कैलकुलेट डेल्टा जी डिग्री डेल्टा एस डिग्री फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल हैविंग ई डिग्री, ये भी दिया है। हैविंग सेल पोटेंशियल, हैविंग सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना दिया है? 1.23 वोल्ट्स, 1.23 वोल्ट्स हमें सेल पोटेंशियल भी दे रखा है। यानी यहां पे ई डिग्री हमें सेल का दे रखा है 1.23 वोल्ट्स। अब बेटे पहले हमें डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी कैसे निकालेंगे? डेल्टा जी डिग्री निकलेगा पहले, वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए एन चाहिए। अब आप देख लो भैया, ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ -2 है, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है। यहां कितनी ऑक्सीजन लगी है बेटा? हाफ इंटू 2, ये कट जाएगा। एक ही ऑक्सीजन लगी है, एक ही ऑक्सीजन का रिएक्शन है कि नहीं? अरे हाफ O2 मतलब एक ही ऑक्सीजन एटम, तो एक ही ऑक्सीजन एटम है। अगर एक ऑक्सीजन एटम है तो N की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 2 है तो -2 इंटू F की वैल्यू है 96500 इंटू ई डिग्री ऑफ सेल। बेटे ई डिग्री ऑफ सेल जो यहां पर दिया गया है वो 1.23 वोल्ट दे दिया गया है, 1.23 वोल्ट दे दिया गया है। तो यहां से आप इजीली डेल्टा जी निकाल सकते हो। सो डेल्टा जी डिग्री यहां से निकल गया। उम्मीद करता हूं पहला पार्ट समझ में आ गया। बोलो जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? ओके, ये तो समझ में आ गया। ये पहला पार्ट था आपका कि डेल्टा जी डिग्री कैसे निकालते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि डेल्टा जी डिग्री कैसे निकलता है। अब आफ्टर डेल्टा जी अब हमें निकालना है डेल्टा एस डिग्री। तो हमें पता था अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें ये सिखाती है कि डेल्टा जी डिग्री जो होता है वो डेल्टा एच डिग्री -T डेल्टा एस डिग्री होता है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा जी डिग्री माइनस डेल्टा एच डिग्री इज इक्वल टू -T डेल्टा एस डिग्री होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा डेल्टा एच डिग्री माइनस डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू T डेल्टा एस डिग्री होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा एस डिग्री जो होगा वो डेल्टा एच डिग्री माइनस डेल्टा जी डिग्री डिवाइडेड बाय टी होगा, डिवाइडेड बाय टी होगा। अब देखो भाई ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर डेल्टा एच डिग्री तो पता है, दिस इज गिवन टू अस। डेल्टा जी डिग्री हमने यहां पे निकाल लिया है, ठीक, दोनों पता है। पर क्या टेम्परेचर पता है? द प्रॉब्लम, टेम्परेचर पता है? यस, दिया ही नहीं सर, तो पता कैसे होगा? अरे भैया ये डेल्टा जी डिग्री है, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड का टी जो होता है 298 केल्विन होता है। तो ये भी पता है, पुट करो डेल्टा एस निकाल लो। तो बोलो बेटा डेल्टा एस निकालना भी आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलना यस और नो। यस सर। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
इसमें साथ में मैंने पूछा ऑल्सो फाइंड एफिशिएंसी ऑफ सेल। देखो बेटे, एफिशिएंसी किसी भी सेल की निकालनी है, यानी परसेंटेज एफिशिएंसी या एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी एफिशिएंसी होगी वर्क डन बाय एनर्जी गिवन इनटू 100, मैक्सिमम वर्क डन बाय एनर्जी जितनी दी, एनर्जी गिवन इनटू 100। यही होता है ना मेरे दोस्त, कितनी एनर्जी दी थी या कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, व्हाटएवर, ठीक। और हमारे पास साथ ही में डेल्टा जी वर्क डन होता है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है, तो डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इंटू 100 कर दीजिएगा। डेल्टा जी भी पता है, डेल्टा एच भी पता है, और बेटा इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। तो परसेंटेज एफिशिएंसी जब भी किसी रिएक्शन की पूछी होगी तो डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इंटू 100 होगा, तो यहां से आप परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल निकाल सकते हो। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अगर नहीं निकाल सकते हो तो भी बोलो निकाल सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी बोलो। अंकुश, क्या नहीं समझ में आया मेरे दोस्त? अंकुश जी बताएं, क्या नहीं समझ में आया? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ओके सर, आई विल ट्राई। नहीं मेरे बच्चे, नहीं समझ में आया तो पूछने का। देखो सिंपल बात है, डेल्टा जी हमने यहां से निकाला, डेल्टा जी डिग्री ये निकाल लिया, डेल्टा एच हमें दे रखा है, तो डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इंटू 100, सिंपल आंसर निकालने का। बोल, क्वेश्चन समझ में आया अंकुश? फटाफट बोल। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी पे, और अगला क्वेश्चन जो बता रहा हूं ना, इस पे जरा 5-6 हजार वेरी लिख देना और आगे इंपॉर्टेंट लिख देना। क्या बोला? 5-6 हजार वेरी लिख देना और आगे इंपॉर्टेंट भी लिख देना, ठीक? क्या बात है, 5-6 हजार वेरी और फिर इंपॉर्टेंट। ये कैसा क्वेश्चन हो गया? तो देखो फिर कैसा क्वेश्चन हो गया। हमें बोला ई डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर इज 0.34 वोल्ट्स, ठीक है जी। और दूसरी बात बोली है ई डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर 1 पॉजिटिव इज 0.15 वोल्ट्स, ठीक। ये दिया है और आपको बोला है फाइंड ई डिग्री ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव टू कॉपर। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रिडिक्ट whether disproportionation of copper 1 positive can take place in solution। ये दो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। एक तो मैं बोला फाइंड द ई डिग्री, मैंने कहा इस क्वेश्चन के आगे ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख देना, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है बेटा। अब देखो बच्चे, यहां पे हमें दिया क्या है? हमें दिया है अगर कॉपर 2 पॉजिटिव को हम 2 इलेक्ट्रॉन दें और कॉपर बना दें, ठीक है जी, तो हमारा ई डिग्री दे रखा है, ई डिग्री दे रखा है 0.34 वोल्ट्स, 0.34 वोल्ट्स। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है
दूसरा पार्ट दे रखा है कॉपर 2 पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन दें और चेंज करें इनटू कॉपर 1 पॉजिटिव, तो इसका ई डिग्री दे रखा है 0.15 वोल्ट। और हमसे ये पूछा है कि भाई आपने निकालना क्या है, आपने निकालना ये कॉपर 1 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के निकालना है। यानी ध्यान दे जरा समझाता हूं मैं, आपको दिया कॉपर 2 पॉजिटिव, जब कभी कॉपर में चेंज हो जाए, ठीक है जी, तो इसका ई डिग्री दे रखा है 0.34 वोल्ट। फिर दूसरी बात हमें यह दे रखी है कि कॉपर 2 पॉजिटिव जब कॉपर 1 पॉजिटिव में चेंज होता है तो इसका ई डिग्री हमें दे रखा है 0.15 वोल्ट। ठीक है बेटा, और इसको अगर हम यहां पे जोड़ेंगे, ठीक है जी, हमसे पूछा है इसका ई डिग्री निकालो, इसका ई डिग्री निकालो। तो ज्यादातर 99.9% बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये और यहां से ये एक ही बात है, तो वो ऐसा लिख देते हैं कि ई डिग्री, अगर मैं इसको 1 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं और ऊपर ई डिग्री है, तो लिख देते ई डिग्री इज इक्वल टू ई डिग्री 1 प्लस ई डिग्री 2 और इसे सॉल्व कर देते हैं। और फिर जवाब में उनका जो आंसर आता है बेटा उसमें -1 मार्क्स मिलते होते हैं। ये बात गलत होगी यहां पर बेटा। जब कोई दो हाफ रिएक्शंस को जोड़ करके कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन ना बनता हो, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन ना बनता हो, तो बेटे जी वो ई डिग्री कभी भी एडिटिव नहीं होते। That E degrees are not additive at all. सर बात समझ नहीं आई मेरे को ना, थोड़ा समझा दोगे तो शायद अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो बेटे, अगर मैं 1 की इक्वेशन लिखता हूं इसकी, तो कॉपर 2 पॉजिटिव टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कॉपर 1 पॉजिटिव, ठीक है जी, और इसकी लिखता हूं तो ई यहां पे आएगा कॉपर 1 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कॉपर। अगर बेटे मैं इसका नेट रिएक्शन लिखता हूं, दोनों को ऐड करता हूं, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस कॉपर। तो क्या ये पूरा रिडॉक्स रिएक्शन है कि सिर्फ रिडक्शन है? क्या ये पूरा रिडॉक्स रिएक्शन है कि सिर्फ रिडक्शन का रिएक्शन है? इट इज ओनली हाफ रिएक्शन, इट इज ओनली अ हाफ रिएक्शन। ये एक हाफ रिएक्शन है, दिस इज एक्चुअली हाफ रिएक्शन। अगर ये हाफ रिएक्शन है तो ऑब्वियसली हाफ रिएक्शन में ई डिग्री एडिटिव नहीं होते जब तक कि कंप्लीट रिडॉक्स चेंज नहीं आ जाता। यानी एक ने दिया होता, एक ने लिया होता, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं बचे होते, तब तो हम बोलते कि ठीक है इसको ऐड कर दो, अदरवाइज ये ऐड नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ओनली हाफ रिएक्शन। सो देयर इन दोनों के ई डिग्रीज आर नॉट एडिटिव, इसलिए ये ऐसे नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता सर तो क्या होता? क्या तब हो सकता था? चलो फिर इसको सब्ट्रैक्ट भी करके देखते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग अस कॉपर, ठीक है जी, और यहां पे आ गया कॉपर 1 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग अस कॉपर। अभी मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉपर से कॉपर कट गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, ठीक क्यों जी? यही होएगा ना? नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी कहीं पे गड़बड़ है, गड़बड़ है, बिल्कुल है, सॉरी जी। ये ऊपर था कॉपर 1 पॉजिटिव और यहाँ कॉपर है ना, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, ठीक। बट अब नेट रिएक्शन क्या बना? नेट रिएक्शन तो ये बना कॉपर 2 पॉजिटिव
ठीक, ये भी इधर चला गया होगा, ठीक, गिविंग और प्लस दैट ऑफ कॉपर गिविंग अस 2 कॉपर 1 पॉजिटिव। अभी भी हाफ रिएक्शन ही बना है हमारे पास, आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली जब दो रिएक्शंस को ऐड करके कंप्लीट रिएक्शन ना बनता हो, जब दो रिएक्शंस को ऐड करके कंप्लीट रिएक्शन ना बनता हो, उनका ई डिग्री एडिटिव नहीं होता, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते और ऐसे क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलिए। सर जो अभी आपने सर वो जो रिएक्शन लिखा सर, वो तो एक कॉन प्रोपोर्शन रिएक्शन था ना सर, उसमें कॉपर रिड्यूस भी हो रहा था, ऑक्सीडाइज भी हो रहा था, दोनों हो रहा था। हाँ जी बेटे बिल्कुल हो रहा था, वो आगे आके करवाऊंगा, तभी तो डिस्प्रोपोर्शन निकालूंगा ना बेटे। ओके सर। ठीक, वो तो डेफिनेटली करवाऊंगा, वही तो बताया मैंने कि अगर माइनस हो जाए तो क्या होगा, तब कंप्लीट बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। पर यहाँ पे अगर इन दो को ऐड करेंगे तो हमारा कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बनता है, इसलिए इनके ई डिग्री को ऐड नहीं करना है। तो सर क्या करेंगे इसमें, बेटा इसमें हम डेल्टा जी डिग्री की मदद लेंगे। हमने इसको टोटल डेल्टा जी डिग्री लिख दिया, यहां डेल्टा जी डिग्री 1 लिख दिया और यहां डेल्टा जी डिग्री 2 लिख दिया। तो हमें ये पता था कि डेल्टा जी डिग्री जो है वो डेल्टा जी डिग्री 1 प्लस डेल्टा जी डिग्री 2, ठीक, ये रहता है, ठीक, क्योंकि डेल्टा जी तो एडिटिव होता है ना, ई डिग्री एडिटिव नहीं होता क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता, पर यहां तो ये तो एडिटिव होता है। अब हमें ये भी पता है कि ये वैल्यू होगी माइनस, यहां से आप कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, 2fe डिग्री ऑफ सेल, तो इसकी जगह लिख सकते हो -2fe डिग्री ऑफ सेल। ठीक है दोस्तों, क्लियर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां से यहां कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1, तो -1fe डिग्री ऑफ सेल, -1fe डिग्री ऑफ सेल प्लस -1fe, यहां E1 आएगा और यहां E डिग्री ऑफ 2। क्यों भाई, सही लिख रहा हूं कि नहीं, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है, 1, ठीक। तो बेटा डेल्टा जी डिग्री 2 की जगह -1fe डिग्री ऑफ 2, डेल्टा जी 1 डिग्री की जगह -1fe डिग्री ऑफ सेल, और यहां पे -2fe डिग्री ऑफ सेल। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब यहां से -f कॉमन निकाल दो, यहां से -f कॉमन निकाल के काट दो, तो अगर ये कट जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी क्या, 2e डिग्री ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री 1 प्लस E डिग्री 2। हमने -f कॉमन निकाल के काट दिया था, तो E डिग्री ऑफ सेल जो आया बेटे वो E डिग्री 1 प्लस E डिग्री 2 हो गया डिवाइडेड बाय 2। E डिग्री 1 प्लस E डिग्री 2 डिवाइडेड बाय 2। E डिग्री 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, सर वो ना हमें 0.5 दे दी है। for E डिग्री 2, क्या आप इसको E डिग्री 2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं, सर आप बहुत नीचे चले गए, वो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं दिख जाएगा आपको, यहां तो समझ में आ ही रहा है, आ रहा है ना। तो अब हमें निकालना है आगे, तो हमें यहां समझ में आ गया इसकी वैल्यू कितनी है, 1 पॉइंट हमारे को दिया है 0.34 वोल्ट्स इज इक्वल टू E डिग्री 1, ठीक। E डिग्री 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.15 वोल्ट्स माइनस E डिग्री 2 डिवाइडेड बाय 2। बोलो सॉल्व होता है कि नहीं होता है, यहां बीच में प्लस माइनस, हाँ प्लस आ गया, ठीक है, प्लस। बोलो सॉल्व होता है कि नहीं होता है, जल्दी बोलो। यस सर।
तो इस तरह से करके बेटा जब भी कभी, सबसे पहली बात, जब कभी भी 3 स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं तो हमारा जनरली क्वेश्चन ऐसे होता है, 3 स्टेट जैसे आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, आयरन, मर्करी 2 पॉजिटिव, मर्करी 1 पॉजिटिव, मर्करी, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर। ठीक, तो बेटा ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बोल दो, फटाफट से बोल दो। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.68 0.15 प्लस ई डिग्री 2, तो ई डिग्री 2 जो होता 0.68 माइनस 0.15 मतलब 0.53 के करीब इसकी वैल्यू आ जाती। ठीक, तो वाज अ सिंपल क्वेश्चन टू डू। क्लियर जी? यस सर। लेकिन दूसरी बात हमारे पास थी, प्रिडिक्ट वेदर डिस्प्रपोर्शनेशन विल टेक प्लेस और नॉट। डिस्प्रपोर्शनेशन जो है वो होगी कि नहीं, किसकी? कॉपर 1 पॉजिटिव। अब कॉपर 1 पॉजिटिव की डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है कि कॉपर 1 पॉजिटिव जो है दैट विल चेंज इनटू कॉपर सॉलिड, एज वेल एज कॉपर 1 पॉजिटिव मस्ट चेंज इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां ये इलेक्ट्रॉन देगा, यही डिस्प्रपोर्शनेशन होगी। यानी नेट रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 कॉपर 1 पॉजिटिव, ठीक, शुड गिव अस कॉपर प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। इज दिस द डिस्प्रपोर्शनेशन? तो इसमें 2 रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला, कॉपर 1 पॉजिटिव is taking 1 electron and changing into copper. दूसरा, copper 1 positive is giving 1 electron, minus electron, and changing into copper 2 positive. यानी यहां माइनस तो यहां जाके आप इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस। ठीक, ये इसकी क्या हुई? दिस वन इज रिडक्शन and this one is oxidation. एक रिडक्शन, दूसरी ऑक्सीडेशन। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जाएगा कट और हमारे पास बन जाएगा 2 कॉपर 1 पॉजिटिव is giving us copper plus copper 2 positive. It's a complete redox change, and whenever redox change is complete, E degrees are additive. अभी ई डिग्री ऐड कर सकते हो बेटे। इसका कॉपर 1 पॉजिटिव टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कॉपर। ठीक, इसका क्या दे रखा है? इसका वैल्यू क्या दे रखा है? कॉपर 1 पॉजिटिव, ये निकाला है हमने रादर, यहां से निकाला है, ये वाला निकाला है आपने 0.53, तो इसकी वैल्यू 0.53 वोल्ट है। ठीक है जी, और यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक, अब देखो ध्यान से, कॉपर 2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके ये बने। ठीक, तो ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल था, यानी यहां पे इक्वेशन था कॉपर 2 पॉजिटिव टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कॉपर 1 पॉजिटिव, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल था। और हमें इससे उल्टा रिएक्शन चाहिए, हमें इससे उल्टा रिएक्शन चाहिए, तो यहां की वैल्यू माइनस 0.15 वोल्ट आ गई, यहां की वैल्यू माइनस 0.15 वोल्ट आ गई। उल्टा चाहिए, इसकी वैल्यू 0.51 थी, हमें उससे उल्टा रिएक्शन चाहिए, यानी ऑक्सीडेशन चाहिए, तो मेरे भाई यहां माइनस आ गया। अब ई डिग्री एडिटिव है, ऐड कर दीजिएगा, ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.38, वो भी पॉजिटिव में 0.38। तो आप बोलोगे क्योंकि दिस ई डिग्री ऑफ सेल इज पॉजिटिव, ये ई डिग्री ऑफ सेल जो है वो पॉजिटिव है, तो ई डिग्री सेल पॉजिटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में टेक प्लेस। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत इंटरेस्टिंग बात इस क्वेश्चन से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि कहां पे आपका डेल्टा जी एडिक्टिव होता है और कहां आपका डेल्टा जी एडिक्टिव नहीं होता, किस जगह पे आपका डेल्टा जी एडिक्टिव होता है, किस जगह पे डेल्टा जी एडिक्टिव नहीं होता।
तो इट इज वेरी क्लियर, जब कभी दो रिएक्शंस को जोड़ के कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन ना बनता हो तो डेल्टा जी डिग्री को एडिटिव नहीं करते, और जहां दो रिएक्शन को जोड़ के कंप्लीट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन बन रहा हो, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बन रहा हो, हाफ रिएक्शन ना बन रहा हो, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बन रहा हो, तो उस समय ई डिग्री एडिटिव हो जाते हैं। तो इफ टू रिएक्शन आर जॉइंड एंड वी गेट अ कंप्लीट रिडॉक्स चेंज, ई डिग्रीज आर एडिटिव। बट व्हेनेवर two reactions are added, we get a one half reaction, complete redox reaction नहीं है, तो E degree is not additive। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। yes or no quickly? yes sir। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आएगा, तो मेक प्रिडिक्ट वेदर इस पर क्वेश्चन होगी कि नहीं। तो पहले आप एक वैल्यू निकालोगे, फिर वहां पे सेल की वैल्यू पुट करोगे, यहां बताओगे कि हाफ सेल बन रहा है तो इट इज नॉट एडिटिव, तो डेल्टा जी के थ्रू जाओगे और ई डिग्री निकालोगे, और यहाँ पे आप ये बताओगे कि भैया हमारे पास ये दोनों मिला के कंप्लीट चेंज बना रहे, ई डिग्रीज आर एडिटिव, तो ऐड करोगे। अगर डेल्टा यहाँ पे ई डिग्री कंप्लीट पॉजिटिव आएगा तो आप बोलोगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नहीं आएगा तो बोलोगे नहीं स्पॉन्टेनियस है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात सेंटर में पड़ गई भेजे के, क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो एक बार ठीक है, नहीं हुआ तो जरूर बताना है। तो ये एक और एप्लीकेशन पढ़ी और इसके ऊपर हमने तरह तरह के क्वेश्चन करके देखे। ठीक, हमने कंप्लीट वर्क निकाला, एफिशिएंसी ऑफ सेल निकाली, डेल्टा जी डिग्री निकाला, ठीक, बहुत सारी चीजें करी इसमें। अब देखो बेटे, एक और हम बात करते हैं, इसी नन्स इक्वेशन से वी कैन आल्सो कैलकुलेट थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल, सेल का थर्मोडायनेमिक्स, कंप्लीट सेल का थर्मोडायनेमिक्स कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने हैं। ठीक, और अच्छे को एग्जामिनेशन तो पक्का ही पूछते हैं। ठीक, हमें पहले बोला है डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच, डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच। थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं सेल की, डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच सबसे पहले देखो बेटे, +1 में हमने पढ़ा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक, ये हमें पता था, इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते थे। और बेटे मैंने पिछली बार तुम्हें मैक्सवेल रिलेशनशिप्स करवाए थे, उसमें मैंने बताया था कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा जी डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा जी डिवाइड बाय डेल्टा टी, या ऐसे बनाया था आपको मैंने, रादर डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, ये मैंने पिछली बार तुम्हें डिराइव भी किया था, मैक्सवेल रिलेशनशिप बोलते हैं इनको। ठीक है, नहीं भी पता हो तो कोई चिंता नहीं है, अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं है, उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझ लीजिएगा वी नो, वैसे तो मैंने तुम्हें ये डेरिवेशन करके दिखाई हुई है कि कैसे हम मैक्सवेल निकालते हैं, मैक्सवेल रिलेशनशिप्स निकालते हैं। तो डेल्टा एस की वैल्यू ये होगी माइनस डी डेल्टा जी बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ ये इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसा करो, इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा एस की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी माइनस डी डेल्टा जी अपॉन डी टी if pressure is kept constant।
यहां तक उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। ठीक है जी। अगली बात, वी ऑल्सो नो क्या भैया कि डेल्टा जी डिग्री जो होता है या डेल्टा जी जो होता है -NF ऑफ सेल होता है। अगर डिग्री लिखा होता तो बेटा डिग्री ई डिग्री आता, नहीं तो ई तो आएगा ही। तो इधर हम लिख सकते हैं -NF ऑफ सेल इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू माइनस डी ऑफ, यहां पे भी तो लिखते हैं -NF ऑफ सेल अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आती है कि पिछली भी चलती है? ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आएगा, -NF ऑफ सेल डेल्टा H प्लस T। अब अंदर पॉजिटिव की वैल्यू रह जाएगी बट ये नेगेटिव रहेगा, बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा? ऑब्वियसली आ ही गया होगा। अब आप ऐसा करते हैं, कैसा, ये और ये एक जैसे हैं तो एक साइड ले जाते हैं भाई और डेल्टा H इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक, डेल्टा H इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो डेल्टा H की वैल्यू जब हम निकालेंगे, ये यहां जाके माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हमारे पास बेसिकली अगर हम इसमें से -NF को बाहर निकाल लें, -NF को बाहर निकाल लें, क्योंकि उसके आगे डेल्टा थोड़ी लगना है, तो पहले इसी को ठीक कर लेते हैं। -NF ऑफ सेल डेल्टा H प्लस NF बाहर ले लिया, अगर माइनस ले लिया तो यहां माइनस आ जाएगा, -NFT आगे D ऑफ E ऑफ सेल अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको इधर ले जाएंगे, डेल्टा H निकालना था तो डेल्टा H निकालेंगे। डेल्टा H ये यहां जाके पॉजिटिव NFT DE ऑफ सेल अपॉन dt, ठीक, माइनस NFE ऑफ सेल -NFE ऑफ सेल। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई मुश्किल? इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हो, -NF। तो डेल्टा H जो यहां से निकालोगे, ठीक, डेल्टा H जो यहां से निकालोगे, NF कॉमन निकाल लेना, अंदर आ जाएगा T DE ऑफ सेल अपॉन dt माइनस E ऑफ सेल, क्योंकि NF तो कॉमन निकाल ही लिया है अपन, क्योंकि NF तो कॉमन निकाल ही लिया है मैंने। बोलो भाई क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक बात थोड़ा सा यहां ध्यान रखें कि अगर हम T कैपिटल ही ले रहे तो शुरुआत से कैपिटल लेके चले, बाहर कैपिटल ले रहे तो आगे भी कैपिटल लेना चाहिए ना। ये मैंने थोड़ा सा ध्यान इधर उधर कर दिया था। ठीक है जी। सो यहां से आप डेल्टा H निकाल सकते हैं जब भी चाहें। ठीक, ये जो बीच वाली बात है, ये वाली एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है जी, ये जो हमारे पास आता है DE ऑफ सेल बाय dt, इतना पार्ट,
ये जो इतना पार्ट है इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल बोल लो और ईएमएफ बोल लो, ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल बोल लो चाहे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ बोल लो, ठीक। अब इसी को निकालना होगा। अगली बात, डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ, डिटर्मिनेशन of temperature coefficient of EMF, ठीक है जी, वेरी वेरी सिंपल, इसी इक्वेशन से निकाला जा सकता है। ये यहां जाके प्लस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। और हम सीधे इसको डायरेक्ट निकाल दूं, इससे आप निकाल सकते हैं ना, हमें ये निकालना है, ठीक। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, इसकी वैल्यू आ जाएगी डी ऑफ ई ऑफ सेल अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब इसको निकालोगे तो भैया सीधा है डेल्टा एच माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, डेल्टा एच यहां है, माइनस का ई ऑफ सेल था वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस एन एफ ई ऑफ सेल, E of cell divided by NFT, divided by NFT, यहीं से निकाला बेटे, मैंने कोई और चीज नहीं की। NF को मल्टीप्लाई किया है बस, यहीं से इसको इधर ले गया मैं, यहीं से निकाला, मैंने कोई नई चीज नहीं की। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ बहुत इजीली निकल सकता है, इसको आगे भी कर सकते हो सॉल्व करना चाहो। कैसे? D ऑफ E ऑफ सेल अपॉन dt at constant pressure can be written as delta H upon NFT plus NF से NF कैंसिल हो गया, E of cell by T। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है क्या? डेल्टा एच के नीचे भी एनएफटी और एनएफ ई ऑफ सेल के नीचे भी एनएफटी, तो एनएफ से एनएफ कैंसिल हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, लास्ट बात, डेल्टा जी पहले निकालना सीख लिया, डेल्टा एच पहले निकालना सीख लिया, अब क्या बच गया बेटा हमारे पास? अब तो सिंपली डेल्टा एच निकालने को बचा है। डेल्टा एच निकालना सीख लिया, डेल्टा, अब आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज की डिटर्मिनेशन निकालनी हमें, डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। तो डेल्टा एस निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एस। सो अभी पढ़े हो सबसे ऊपर, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रिलेशनशिप, डेल्टा एस इज माइनस डी ऑफ डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कोई नया नहीं निकाल रहे, ये पिछले साल का दिया हुआ है बाय मैक्सवेल रिलेशनशिप्स, ठीक। अब जी डेल्टा जी की जगह आप पुट कर सकते हैं डेल्टा एस विल बी इक्वल टू माइनस d into minus NFE of cell upon delta T at constant pressure। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, तो क्या करोगे? ऐसे ही करोगे, डेल्टा एस माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, बाहर NF ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा डी E of cell by dt at constant pressure, that is temperature coefficient। तो NF को टेम्परेचर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो भाई,
यही वैल्यू है ना, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा एस आ जाएगा। लो जी, एंट्रोपी चेंज भी निकल गया। कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे को। तो मैंने डेल्टा एच निकाल के सिखाया, डेल्टा जी पहले से पता था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल निकालना सिखाया, और डेल्टा एच निकालना सिखाया। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल है ये। अब सर इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो भी थोड़ा देख लो, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ये मिटा दूं जी, शुड आई राइट दिस आउट? क्वेश्चन देखिएगा ताकि हम ये सब कुछ निकाल सके, हमें सब कुछ पता हो कैसे निकालना है। क्वेश्चन में हमें दिया द ईएमएफ ऑफ द सेल, द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक, सेल, और सेल हमें दिया AgCl, ठीक, KCl सॉल्यूशन, Hg2Cl2। सर बोलो आज ये वाला सेल आपको बहुत याद आ रहा है यार। कोई बात नहीं, कोई भी सेल दिया हो उसी से करना है, ठीक है जी। हमें ये भी सॉलिड दिया हुआ है, हमें ये भी सॉलिड दिया हुआ है, ठीक, KCl सॉल्यूशन में है, ठीक। और बोला ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज 0.0455 volts, 0.0455 volts at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, and the temperature coefficient is, and the temperature coefficient is, and the temperature coefficient is 3.38 into 10 to the power minus 4, 3.38 into 10 to the power minus 4 volt per Kelvin, ठीक है जी। आपको कहा है व्हाट इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, वो लिखना ही है आपको। फ्री एनर्जी चेंज, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस ऑफ सेल। क्लियर हो गया? अब यहां पे आप सबसे पहली बात करेंगे डेल्टा जी निकालने। डेल्टा जी, अब डेल्टा जी कैसे निकालोगे आप? बेटा डेल्टा जी इज माइनस NFE ऑफ सेल, डेल्टा जी इज माइनस NFE ऑफ सेल, ठीक। अब रिएक्शन आपको पहले मैंने बताया था, यहां एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लेकिन यहां 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो N की वैल्यू 2 होगी, ठीक। तो डेल्टा जी डिग्री, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 96500, और E ऑफ सेल इज 0.055। चलो पहली वैल्यू खत्म, डेल्टा जी हमने निकाल दिया, ठीक। और वो सॉल्व कर लिया, माइनस 8781.5 जूल आ रहा है, माइनस 8781.5 जूल। ये डेल्टा जी हो गया जी। तो फर्स्ट पार्ट डन। अब आ जाओ डेल्टा एच। अभी डेल्टा एच का एक्सप्रेशन तुमने निकाला मेरे साथ, बोला सर ये NF होता है, अंदर होता है E इंटू D of E of cell by dt at constant pressure, there is temperature coefficient जिसको हम बोलते थे, ठीक, minus E of cell. So this was temperature coefficient, ठीक है जी। So this is nothing to do, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। डेल्टा H, N की वैल्यू 2, F की वैल्यू 96500, P की वैल्यू 298,
इसकी वैल्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट 3.38 10 to power -4 minus E of cell 0.455 volts, 0.0455 volts. Can we solve this equation? Can we solve this equation? टेम्परेचर एंथैल्पी चेंज भी आ गया, तो पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा डेल्टा एस, सामने लिखा है NF into DE of cell upon DT, then temperature coefficient. तो N की वैल्यू 2, F की वैल्यू 96500, temperature coefficient already given 3.38 10 to power -4. I think so बात समझ में आ गई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको यहाँ पे डेल्टा जी निकालना भी सिखा दिया गया, डेल्टा एच भी, डेल्टा एस भी। कल को टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना हो वो भी सिखाया जाएगा, वो भी यहीं से आ जाएगा। ठीक, आपको डेल्टा एच दिया होगा, ई ऑफ सेल दिया होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी निकाल सकते हो। सो यू कैन आल्सो कैलकुलेट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट बाय दिस रिएक्शन। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट आप निकालते हो। तो बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलने का, यस और नो। एक एप्लीकेशन और करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल हमने पढ़ लिया। अब मैं थोड़ा बड़े लेवल की एप्लीकेशन बता रहा हूं तुम्हें। एक एप्लीकेशन और करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। कैलकुलेशन ऑफ ionization constant and degree of dissociation of weak electrolyte. Calculation of ionization constant, degree of dissociation of weak electrolyte. ठीक है जी। देखो बेटे, हम आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक एसिड का लिखते हैं कि ए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से लिखते हैं, मालूम है। अब मान लो एक सेल रिएक्शन हमें दिया, बोला पीटी, ठीक, H2 1 एटमॉस्फेयर, H1 पॉजिटिव, ठीक, and that H1 positive comes from HA। ये जो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा ना सेमीकोलन टाइप, दैट मींस ये H पॉजिटिव वीक एसिड से आ रहा है, जिसकी कंसेंट्रेशन C1 है, ठीक है। एक वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड एक्सेट्रा वीक एसिड है, से यहाँ पे इस सेल को जोड़ा गया कॉपर के सेल के साथ, इस सेल को जोड़ दिया गया कॉपर के सेल के साथ, इसकी कंसेंट्रेशन मान लो C2 है। बेटा ऐसा भी उसका दोनों साइड वीक एसिड, एक सीख लोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक। अब इसमें एनोड का रिएक्शन देखिए, एट एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, तो ये जो हाइड्रोजन है दैट इज चेंजिंग टू H1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट, ठीक है जी। एट कैथोड, इसमें कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा हो कि 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन बना देंगे। सॉरी जी, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव दिया है, वो मैं दोनों साइड एसिड लेके चल पड़ा था। अगर वो भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑब्वियसली नेट रिएक्शन 2 को ऐड करेंगे तो H2 प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिविंग अस 2H1 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ठीक है जी।
अब इसके लिए आप फटाफट से क्या लिखेंगे, ई ऑफ सेल लिखेंगे। तो आपको पता है कि ई ऑफ सेल, ई डिग्री ऑफ सेल, ई ऑफ सेल, ई डिग्री ऑफ सेल, ठीक, माइनस 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन 2, मैं 298 पे चल रहा हूं, ठीक, लॉग ऑफ H1 पॉजिटिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ऊपर गिवन है, टेंशन खत्म। सो हमें ये पता चल गया ये इक्वेशन है। अब जैसे कि आपको पता है फाइनली अल्फा एंड के जो होता है वीक एसिड का होगा, जो हमारा HA था, कोई भी वीक एसिड था, दैट विल ब्रेक अप इनटू H1 पॉजिटिव एंड A1 नेगेटिव, है ना जी। अब हमें ये भी मालूम था कि मान लो शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन C है तो ये 0 होगी शुरुआत में। आफ्टर डिसोसिएशन अगर ये 1 मोल होता, 1 में से अल्फा चला जाता, पर C मोल थे तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, +1 में किए थे ये, यानी C माइनस C अल्फा, C में से C अल्फा टूट गए, 1 मोल 1 दे रहा तो C अल्फा देगा, 1 मोल दे रहा तो C अल्फा देगा। ठीक है जी। तो यहां से जो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन हम देखें वो C अल्फा के बराबर आ रही है, ठीक। तो हमें यहां से समझ में आ रहा है कि H पॉजिटिव जो है उसकी कंसेंट्रेशन C अल्फा के बराबर, यानी अल्फा जब निकालेंगे तो C अपॉन H पॉजिटिव से निकाल देंगे। H पॉजिटिव हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, C हमें दिया होगा, तो हम बहुत आसानी से अल्फा निकाल लेंगे, ठीक, बहुत आसानी से अल्फा निकाल लेंगे। और अल्फा जो होता है, के जो होता है बेटा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा होता है। इसको सॉल्व करके दिखा सकता हूं मैं, ठीक, या आप सिंपली सॉल्व करके दिखाई देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। इस रिएक्शन का Ka कैसे लिखोगे, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन A नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कंसंट्रेशन। क्यों मेरे भाई, यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ठीक, तो ये भी अब आपको पता है जितने H पॉजिटिव बनेंगे उतने ही A नेगेटिव बनेंगे। 1 मोल इज गिविंग 1 मोल ऑफ दिस, 1, ये तो बराबर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Ka इज इक्वल टू H पॉजिटिव का स्क्वायर अपॉन HA, यानी Ka इज इक्वल टू H पॉजिटिव का स्क्वायर अपॉन HA क्या होता है, HA की वैल्यू C इंटू 1 माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा। शुरुआत और अल्फा जो है वो बहुत ही कम है, एज अल्फा इज वेरी लेस, अल्फा इज वेरी लेस, therefore 1 minus alpha is approximately equal to 1, so Ka can be written as H positive का square upon C। बेटा एक ही बात है, अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी निकाल देते C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, और इसको ऐसे ले लेते, एक ही बात थी, एक ही बात आ जानी थी मेरे दोस्त, लेकिन बस आपको H पॉजिटिव की टर्म से निकालना था, तो मैंने इसको यहां से कर दिया। तो यहां से Ka निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली क्योंकि हमने इसको नेग्लेक्ट किया है, H पॉजिटिव का स्क्वायर बाय C इज ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो पहले दे रखी थी। बोलो बेटा बात समझ में आई है कि नहीं, यस और नो? चलो, बिना क्वेश्चन किए हमें ये समझ में नहीं आता कि हमने पढ़ा क्या है। बिना क्वेश्चन किए तो हमें कभी समझ में नहीं आता कि हमने किया क्या है और क्यों किया है।
तो राइट डाउन अ क्वेश्चन ताकि इसको मैं करवा सकूं। क्वेश्चन क्या है? द वोल्टेज ऑफ फॉलोइंग सेल, द वोल्टेज ऑफ फॉलोइंग सेल, द वोल्टेज ऑफ फॉलोइंग सेल, सेल दिया है प्लेटिनम H2 1 atmosphere, HOCN, which is a weak acid, 1.4 into 10 to power minus 3 molar. This is given to us. ठीक है जी। और हमसे बोल दिया गया आगे Ag1 पॉजिटिव, Ag1 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी गई है 0.8 मोलर, ठीक, एंड दैट इज चेंजिंग इनटू Ag। अब इस क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि द वोल्टेज ऑफ द फॉलोइंग सेल इज 0.987 volts, 0.987 volts. Find dissociation constant of HOCN, ठीक, और हमें दिया E डिग्री टू Ag1 पॉजिटिव टू Ag इज इक्वल टू 0.8 volts। ये क्वेश्चन दिया गया है बेटा, ठीक, देखो एट एनोड half H positive, सर हाफ क्यों लिखा, फुल क्यों नहीं लिखा? लिख सकता था, पर वो क्या था मैं बताता हूं क्यों किया ऐसा। कैथोड हाफ क्यों लिखा? Ag1 पॉजिटिव इज टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू Ag। देखो बच्चे, दो चीजें उसकी, जैसे यहां से 2H से एक ही H मिल रहा है ना बेटा यहां पर, तो इसका हाफ मोल लेना होगा कि नहीं? इसका हाफ मोल लेना होगा कि नहीं, या इसको ट्वाइस करना होगा? अगर इसको ट्वाइस करेंगे यहाँ पे भी ट्वाइस करना पड़ेगा, तो मैंने इतना पंगा लिया ही नहीं। मैंने कहा भाई मेरे को यहाँ पे एक H चाहिए, यहाँ 2 है, तो मैं इसको हाफ कर देता हूं इजी करने के लिए। बोलो क्लियर? अरे बोलो यार, समझ में आया कि नहीं? नेट रिएक्शन इसको ऐड कर लेना, नेट रिएक्शन इसको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? हाफ H2 प्लस Ag गिविंग अस H पॉजिटिव एंड Ag। इसके लिए नॉन इक्वेशन लिख देना, E ऑफ सेल, E डिग्री ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, यहां पे 1 ही रह गया, एक इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ H1 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Ag। इसकी तो पावर 1 ही है, यहां तो 1 ही है, ठीक, यहां तो 1 ही है ना भाई, ठीक, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि √1 भी 1 ही आना है, तो कोई ऐसी बड़ी वाली इश्यू नहीं है, इसको लेने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक। अब हमें ये पता था Ag1 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन 0.8 है, गिवन है। E डिग्री ऑफ सेल चाहिए, E डिग्री ऑफ सेल इज E डिग्री ऑफ कैथोड माइनस E डिग्री ऑफ एनोड। कैथोड यहां सिल्वर का है 0.8 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू माइनस ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई E ऑफ सेल 0.8 माइनस 0.0591
log of H positive by 0.8. बेटा यहां से H positive निकाल लो प्लीज. Calculate H positive out of this and then put Ka is equal to H1 positive का square by C. ठीक, इसको पुट कर लो भाई, तो आराम से Ka निकल जाएगा. H पॉजिटिव यहां से निकालोगे, यहां C की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमारे पास. ये बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना. तो ऐसे बेटे वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं. बेटा दोनों साइड में वीक एसिड हो सकते हैं, तो इक्वेशन ऐसे बनाना, ऐसे ही एक का C1 एक का C2 लेकर के चलना, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे. ज्यादा मुश्किल वाला काम ये नहीं होता. उम्मीद करता हूं ये डिटर्मिनेशन आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई. जल्दी से यस कर देना. ओके, अब एक और इसमें है जो मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा. एक और एप्लीकेशन है, वो मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा. मुश्किल है मुझे मालूम है, नहीं आएगा तो वैसे भी करवाऊंगा ही, नहीं आएगा तो वैसे भी करवाऊंगा ही. लेकिन मैं चाहता हूं आप रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल and Ksp of sparingly soluble salt, sparingly soluble salt, ये आप निकालने की कोशिश करो. कहीं से भी देखो, कहीं से भी समझो, किसी भी बुक से, किसी नेट से, किसी सेट से कोशिश करो. नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा ही ना बेटा, पर मैं ये चाहता हूं कि आप इसको खुद डेवलप करने की कोशिश करें. The relationship between the cell potential and Ksp, मैं चाहता हूं कि आप खुद इसको सॉल्व करें. ये लास्ट एप्लीकेशन होगी, तो मैंने आपको 7 एप्लीकेशन करवाई होंगी इसमें. नॉन सीक्वेंशियल पे आई हैव डन 7 एप्लीकेशन विद यू. 7 में आपको होमवर्क दी है, ठीक, 6 मैंने आपको करवा दी है. 7 में होमवर्क दिया. नहीं आएगी तो मैं करवाऊंगा, आएगी तो फटाफट से करना है. ठीक, तो बेटा नॉन सीक्वेंशियल हो गई खत्म. इसकी एक एक चीज, एवरी सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी आ सकता था वो मैंने करवाया. नेक्स्ट लेक्चर, अब नेक्स्ट क्लास में लूंगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोलिसिस. और आपका संडे का टेस्ट सिर्फ नॉन सीक्वेंशियल पे, सिर्फ नॉन सीक्वेंशियल, क्योंकि उसी में इतना कुछ है कि अगर वही तुम ढंग से कर लो तो मुझे लगता कुछ और करने की लोड़ ही नहीं. तो सिर्फ नॉन सीक्वेंशियल के तरह तरह के क्वेश्चन होंगे. आपका कमिंग टेस्ट संडे है, कल है आपका, है टेस्ट क्या? हाँ हो गई. तो संडे का टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ नॉन सीक्वेंशियल, कुछ नहीं करना. डन? यस सर. चलिए, थैंक्स लॉट. मिलते हैं परसों. सर वैसे ऑफलाइन कब से होगी हमारी? बेटा जैसे मेरे को बोलेंगे मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा भाई. ओके.